हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनप्लग विद सी एम जैन। सोचिए, अगर आपके पास 18 करोड़ रुपए हों और आपने सिर्फ 13 साल में 4000 करोड़ बना दो, तो आप क्या सोचोगे कि आप लकी हो कि जीनियस हो या कुछ और। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये कर दिया। हिज नेम पीटर लिंच, वॉल स्ट्रीट का लेजेंड, फिडेलिटी मैगलन का मैनेजर। उन्होंने 1977 से 1991 तक मैजिक किया और दुनिया को हिला दिया। और सबसे मज़ेदार बात, वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की थी वो आज 2025 में भी काम करती। आज की वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी को सुन रहे हैं, सिंपल रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, और देखेंगे कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को इंडियन मार्केट में अप्लाई करें तो क्या हमको रिजल्ट मिल सकता है। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, पीटर लिंच थे कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटर लिंच के बारे में। वो कोई रैंडम इन्वेस्टर नहीं थे। उन्होंने 13 साल में 29% एवरेज एनुअल रिटर्न दिए हैं, मतलब हर साल, हर 3 साल में पैसा डबल। उनका फंड फिडेलिटी मैगलन इतना ग्रो हुआ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बन गए। और मज़ेदार बात ये कि उन्होंने ये सब किसी जादू से नहीं किया, बल्कि एक सिंपल लॉजिक से, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मतलब अगर आप एक कस्टमर के रूप में किसी कंपनी को समझते हैं तो आप उसे इन्वेस्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर आप HDFC बैंक जाते हैं और आपको उसकी सर्विस पसंद है, या आप टाइटर की वॉच पहनते हैं, या एशियन पेंट्स से घर बनवाते हैं, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही। अब पार्ट 2, द 6 रूल्स ऑफ पीटर लिंच स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं पीटर लिंच की 6 गोल्डन कंडीशंस की, जो उन्होंने फॉलो की हर स्टॉक पिक करने से पहले। चलो एक एक करके समझते हैं इजी स्टेप्स के साथ। कंडीशन 1 क्या होना चाहिए? ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी लेस देन 25। पी रेशियो होती क्या? मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है और उसकी प्रति शेयर प्रॉफिट यानी EPS है 10 रुपीज़ का, तो प्राइस अर्निंग रेशियो हुआ 100/10 विच इज़ इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ कंपनी अपनी अर्निंग्स के 10 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रही है। और पीटर लिंच का रूल क्या था? वह कहते थे अगर ट्रेडिंग प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से ज़्यादा है तो कंपनी शायद ओवर वैल्यूड है, यानी महंगी है। 25 से कम है तो अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल लो, 2020 में ITC का प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ 15 था। लोग बोल रहे थे कि बोरिंग स्टॉक है, लेकिन आज ITC इन्वेस्टर खुश है क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था उस टाइम। कंडीशन 2, फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी लेस देन 50। अब फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है? अगर कंपनी का करंट प्राइस ज़्यादा नहीं है और फ्यूचर अर्निंग बढ़ने वाली है तो फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिकली कम होगा। सिंपल वर्ड से समझाऊं तो अगर कंपनी आने वाले साल में अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो आज खरीदने का टाइम परफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, जब फेडरल बैंक ने अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी तो एनालिसिस ने उनका फ्यूचर अर्निंग बढ़ाई थी और फॉरवर्ड PE रेशियो 12 आया था, मतलब अट्रैक्टिव जोन। कंडीशन 3 क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 35%। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेट यानी कर्ज। मान लो आपकी कंपनी ने 100 करोड़ कैपिटल से काम शुरू किया, जिसमें 35 करोड़ का लोन है और 65 करोड़ आपने अपने फंड्स डाले हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हुआ? 35%। पीटर लिंच क्या कहते थे कि जितना कम डेट उतना सेफ बिजनेस। थिंक लाइक दिस, अगर आप 50 लाख का घर लेते हो और 10 लाख अपने फंड्स डालते हो और 40 लाख का लोन लेते हो, तो रिस्क देखिए कितना है, क्योंकि EMI का टेंशन हमेशा रहेगा। वही लॉजिक कंपनीज पर की अप्लाई करते हैं। कंडीशन 4, EPS ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 50%। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, ये बताता है कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर पिछले कुछ सालों में EPS हर साल 15% से ज़्यादा बढ़ा है तो मतलब कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, दोनों की EPS ग्रोथ 15 to 20% CAGR से रही है। यही रीज़न है कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म विनर्स है। कंडीशन 5, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 400 करोड़। अब लिंच का मानना था कि छोटी कंपनियां रिस्की होती हैं, इसलिए मीडियम टू लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। मार्केट कैप का मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू, उस कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है आज के टाइम पे और कितने शेयर्स उसके मार्केट में।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाती है। 400 करोड़ से ऊपर मतलब है कंपनी स्टैब्लिश्ड है, फ्लाई बाय नाइट वाली कंपनी हुई है। एग्जाम्पल 2010 में एवेन्यू सुपरमार्ट्स छोटी कंपनी थी, आज मल्टी लैख करोड़ कंपनी बन गई। लेकिन लिंच ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट तब करते थे जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। कंडीशन 6, PEG रेशियो इज लेस देन 1.2। PEG रेशियो थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। PEG का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग डिवाइड बाय EPS ग्रोथ। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी का PE 15 है तो EPS ग्रोथ 15% है, तो PEG इज इक्वल टू 1। अगर PEG 1 से कम है तो मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, अगर ज़्यादा है तो शायद महंगी है। पीटर लिंच का स्वीट स्पॉट था PEG लेस देन 120। एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा का PEG लगभग 0.9 था, मतलब अंडर वैल्यू और ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक। पार्ट 3, अब इसको स्ट्रैटेजी को हम इंडियन मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इमेजिन करो कि हम ये 6 फिल्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। स्क्रीनर जैसे टिकरटेट या screener.in पर अगर आपकी फ़िल्टर्स लगाओगे, ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, NMDC, इंडेल्को। बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं ये, लेकिन ध्यान रहे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। अगर जो चीज़ आज अंडर वैल्यूड है हो सकता है बाद में जाके वो और वैल्यू हो जाए। इसलिए पीटर लिंच भी यही कहते थे कि नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। अब रियल लाइफ लेसन्स हमें क्या मिलते हैं इससे? ये सोचिए कि ये सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये माइंडसेट की भी बात है। पीटर लिंच ने कहा था कि बिहाइंड एवरी स्टॉक इज़ अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट इज़ डूइंग। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ चार्ट्स मत देखो, कंपनी को समझो, कंपनी के फाइनेंशियल समझो, कंपनी का ग्रोथ पैटर्न समझो, तभी आपको पता लगेगा कंपनी क्या कर रही है। जैसे अगर आप जोमेटो के डेली यूज़र हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि कंपनी कैसे इवॉल्व कर रही है, तो आप नेचुरली उसे एनालाइज कर सकते हो। अब मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स। तो दोस्तों, यह थी पीटर लिंच की लेजेंडरी स्ट्रैटेजीज, 6 सिंपल फिल्टर्स जो आज भी बहुत रेलिवेंट है। अब सवाल आपसे है कि क्या ये स्ट्रैटेजी इंडिया में आज हम करेगी या इसमें बदलाव चाहिए? आप एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्ण।